Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 7th of April 2022. तो गाइज आज है तारीख 7 अप्रैल 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं आज एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ मुझे शेयर करनी है और डिस्कशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट ही होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे मैं पहले रोज़ाना वीडियो को स्टार्ट करता था तो मैं आप लोगों से बोलता था कि आप लोग जाकर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, बट आज ऐसा नहीं बोला है। तो उस टेलीग्राम चैनल के साथ क्या हुआ है मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। बट अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को हमेशा की तरह एक मैप के क्वेश्चन के साथ में। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है। सुलू सी को चर्चा में है तो अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है जो गाडगिल कमेटी रिपोर्ट है और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट है, ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलती हैं। तो आखिरकार ये रिपोर्ट किस चीज़ से रिलेटेड है? ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ऑप्शन बी गंगा एक्शन प्लान, ऑप्शन सी लिंकिंग ऑफ रिवर्स, या फिर ऑप्शन डी प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को देना ही नीचे कमेंट सेक्शन में। एटलीस्ट सभी को इसमें ट्राई करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इसका आंसर अभी भी नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के साथ इसके आंसर का डिस्कशन करूँगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 के ऊपर आपको मेंशन्ड देखने को मिलेगा। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के प्रति यहाँ पर इंडिया के कुछ स्टेटमेंट हैं, वो स्टेटमेंट क्या है मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने काफ़ी सारे बातें बोली हैं। उन बातों के अंदर पहली चीज़ यह है कि देखो रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का, ये तो वो सबको मालूम है। बट यहाँ पर इन्होंने और बातें ये बोली कि देखो इंडिया बहुत खुश होगा कि अगर हम लोग इन दोनों कंट्रीज़ के क्राइसिस को सॉल्व करवा सकें। और इसके साथ साथ ये जो सारी बातें बोली गई हैं वेडनेसडे मतलब कल के दिन लोकसभा के अंदर बोली गई हैं। एक डिस्कशन चल रहा था अंडर रूल 193, जहां पर ये डिस्कशन यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस को लेकर चल रहा था, जहां पर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने बोला कि रशिया डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है भारत के लिए, प्लस इंडिया जो है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट के अगेंस्ट में ही रहेगा। तो इंपॉर्टेंट पार्टनर तो है लेकिन फिर भी भारत इस कॉन्फ्लिक्ट के अगेंस्ट में है, ये भी इन्होंने बोला। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि बिल्कुल रशिया की साइड से यूक्रेन की साइड से एक सपोर्ट हम लोग को भी मिला है, क्योंकि इस क्राइसिस के दौरान काफ़ी सारे बच्चे फंसे हुए थे स्टार्टिंग में, जिसके तहत हमने ऑपरेशन गंगा को चलाया और वहाँ से इंडियन स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया यूक्रेन से। तो इसमें भी यहाँ पर कंट्रीज़ का सपोर्ट मिला है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हम लोग फोकस ये कर रहे हैं कि बिल्कुल जो कंट्रीज़ का वायलेंस है ये ख़त्म हो जाए। इंडिया इसी के लिए बार बार यहाँ पर फोर्स करेगा। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर एंकरेज करेंगे कि रशिया यूक्रेन के बीच में बातचीत हो, खासकर इन दोनों के प्रेसिडेंट्स के बीच में बातचीत हो। तो इसके ऊपर हमारा मेजर फोकस रहने वाला है, ये यहाँ पर इनके थ्रू स्टेटमेंट आया है। तो हमारा मेजर फोकस बस खाली यही है कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, जो एक क्राइसिस है, ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस क्राइसिस की वजह से भी आज के टाइम पर दुनिया भर के अंदर आप देख पाओगे जो इकॉनमी स्टेबिलिटी थी वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। तो इन्होंने बोला कि देखो हमारे एफर्ट्स यही हैं कि हम लोग पूरे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को स्टेबल कर पाएँ इंडिया और रशिया के बीच में, क्योंकि देखो ये केवल इंडिया रशिया की बात नहीं है, पूरे दुनिया भर में इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। तो ये स्टेटमेंट इनके थ्रू निकल कर आता है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि देखो रशिया एक इम्पॉर्टेंट मतलब कंट्री बन जाएगा, खासकर भारत के लिए डिफेंस सेक्टर के पर्सपेक्टिव से भी, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये इनके थ्रू बताया गया। साथ ही साथ हम लोगों ने काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स वगैरह भी कर रखे हैं रशिया के साथ में, काफ़ी सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हम लोग परचेस कर रहे हैं। तो वो चीज़ें भी अभी नहीं आ पा रही हैं, आप लोगों को पता होगा इन क्राइसिस की वजह से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो मेजर फोकस हमारा यही है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में शांति हो जाए और साथ ही साथ ये जो क्राइसिस है वो यहाँ पर इसका एंड हो जाए। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। देखो रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर और ही बहुत सारे आर्टिकल्स कवर करे गए हैं। इसी आर्टिकल को कंटिन्यू किया पेज नंबर 10 पर। फिर उसके बाद अभी यूएस ने और भी बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं रशिया के ऊपर, ये पेज नंबर 13 के ऊपर बताया गया। तो इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे आर्टिकल्स आपको घूमते हुए नजर आएंगे। तो आपको बस इतना ही आइडिया रखना है, ज़्यादा डिटेलिंग में जाना नहीं है, क्योंकि आपको रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ऑलरेडी काफ़ी सारी बातें पता हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स वगैरह पता हैं। ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ओके उसके बाद आपने थंबनेल देखा होगा,
थंबनेल यहाँ पर किस आर्टिकल के बेसिस पर बनाया गया था, तो कल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही थी कि एक नया वेरिएंट है एक्सी वेरिएंट। इसका पहला केस, इंडिया का पहला केस मुंबई के अंदर देखने को मिला है। बट हुआ क्या, अब यहाँ पर मॉर्निंग में न्यूज़पेपर के अंदर ये आर्टिकल आता है जहाँ पे बताया गया हमारी केंद्र सरकार ने, खासकर जो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री है, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इंडिया के अंदर कोई भी पहला केस नहीं देखने को मिला है ये एक्सी वेरिएंट का। तो देखो अभी एक और नया वेरिएंट आ चुका है दुनिया भर के अंदर जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसका नाम है एक्स ई वेरिएंट। क्या नाम है? एक्स ई करके नाम इसका देखने को मिलेगा। ये यूके के अंदर मिला है और बोला गया है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल हो रहा है, मतलब एक तरीके से ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है कि काफ़ी सारे लोगों को ये इन्फेक्ट कर सकता है। इनफैक्ट यूके के अंदर हालत काफ़ी ख़राब करी है और साथ ही साथ बताया ये भी गया कि ये जो मतलब वायरस है, ये जो वेरिएंट है, ये रिकॉम्बिनेंट है, मतलब कि यहाँ पर दो वेरिएंट का ये मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। अब कौन कौन से वेरिएंट का मिक्सचर है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो ये जो एक्स ई वेरिएंट है ना, ये कॉम्बिनेशन है या फिर आप रिकॉम्बिनेंट कह सकते हो दो सब वेरिएंट्स का। आपको पता होगा ओमिक्रॉन के बारे में, ठीक है। ओमिक्रॉन के बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी, भाई ओमिक्रॉन काफ़ी खतरनाक निकला है, ओमिक्रॉन काफ़ी हद तक ट्रांसमिसिबल हो रहा है। तो ओमिक्रॉन को भी डिवाइड कर दिया गया था दो सब वेरिएंट्स के अंदर में, जिसमें था ओमिक्रॉन BA.1 और BA.2 करके, आपको याद होगा। तो अभी क्या है, BA.1 और BA.2 दोनों का कॉम्बिनेशन है ये एक्स ई वेरिएंट। तो ये यहाँ पर बताया गया है, इसी वजह से ये और ज़्यादा खतरनाक निकल कर आया है। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे। तो कल मतलब हर एक न्यूज़पेपर के अंदर इस आर्टिकल को कवर कर लिया जाता है कि भाई मुंबई के अंदर पहला केस आ चुका है इसका, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको मना किया कि नहीं ऐसा नहीं है, अभी यहाँ पर इंडिया के अंदर कोई केस नहीं देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ मैं आप लोग को और बता दूं, ये तो अभी एक्स ई वेरिएंट के बारे में चर्चा की जा रही है। इससे पहले और भी दो अलग अलग कॉम्बिनेशन आ चुके हैं। अभी तो ये वाले कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन इससे पहले दो कॉम्बिनेशन कौन कौन से थे? एक था यहाँ पर XD वाला कॉम्बिनेशन और एक था XF वाला। तो ये पहले चर्चा हुई इनके बारे में, बट अभी करंट टाइम पर ये XE चर्चा में है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। लेकिन नेक्स्ट आर्टिकल पर आने से पहले, जैसे मैंने आपसे बोला था कि एक डिस्कशन आप लोगों के साथ करना है। जैसे हम लोग टाइप करते हैं टेलीग्राम पर दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये चैनल्स देखने को मिलेंगे। जो हमारा सबसे पुराना वाला चैनल है वो ये वाला है, जहाँ पर 1,21,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, है ना। इसी के साथ ये ऊपर वाला लिंक है, तो मतलब ऊपर वाला तो बेसिकली एक ग्रुप है। यहाँ पर मतलब चैनल तो आपको दो ही देखने को मिलेंगे, ये यहाँ पर एक ग्रुप है जिसको मैंने लिंक कर रखा है इसके साथ में। बट हुआ क्या है, हुआ यहाँ पर यह है कि इस वाले चैनल पर मैंने काफ़ी बार PDFs वगैरह शेयर कर रखा है, आपको पता होगा, काफ़ी कुछ कंटेंट वगैरह शेयर कर रखा था। बट कुछ ना कुछ इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि हालांकि सब चीज़ें हटा दी हैं, आपको पता होगा रोज़ PDF आता है और हट जाता है, आपको पूरे चैनल पर कहीं से कहीं तक कोई भी PDF मिलेगा नहीं। तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी हमने पहले शेयर किया है, तो बीच में उन इश्यूज़ की वजह से हम लोगों को देखने को मिला है कि कॉपीराइट आ चुका है और ये चैनल आप लोगों को दिख रहा होगा कि ओपन नहीं हो पाएगा। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक कर रहे होंगे, ये ओपन नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेलीग्राम सपोर्ट की तरफ से मेरे पास खुद मैसेज आया है कि हाँ ये कॉपीराइट क्लेम कंप्लेंट आई हुई है, ठीक है। अब मैंने बातचीत करी है, मैंने यहाँ पर ईमेल वगैरह कर दिया है जिस भी कंपनी की साइड से यहाँ पर कॉपीराइट आया है। तो कोई भी बातचीत होती है तो उसके बाद यहाँ पर आगे की कहानी बढ़ेगी। बट अभी के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये चैनल ओपन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। कल बहुत सारे लोग ओपन करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं ओपन हो पा रहा है। और देखो रही बात PDF की, तो आप लोग यार देखो PDF कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। न्यूज़पेपर का PDF बहुत सारी जगह पर अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लो, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पब्लिशर को भी एक सपोर्ट मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, लगभग 700-800 जो भी यहाँ पर समथिंग इतने के ही पड़ेगा, एक साल का वो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। लेकिन अभी के लिए क्या करना है, अभी के लिए देखो जो मेंस का क्वेश्चन आप लोग को मिलता है वो आज भी मिलेगा, मेंस का क्वेश्चन प्लस प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन होता है वो भी यहाँ पर आप लोग कर सकते हो। वो क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पर इस वाले चैनल पर मिल जाएगा, दीपक यादव एजुकेशन। मतलब अभी भी आप टाइप करोगे जब टेलीग्राम पर दीपक यादव एजुकेशन, तो जब 2-3 चैनल निकल कर आएंगे जिसमें से आप कह सकते हो कि ये वाला जो चैनल है अभी भी आपको मिल जाएगा। एक चैनल के अंदर आप ज्वाइन हो जाओगे जहाँ पर लगभग 70,000 के प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों को जो है मैं कोशिश करूँगा सारा कंटेंट दे पाऊँ। बट एक चीज़ और है, आपको पता होगा कि जो ये PDFs वगैरह बहुत सारे लोग ले लेंगे, PDFs में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह पॉइंट्स वगैरह आते हैं जो कि मैं यहाँ पर कवर करता रहता हूँ, ये भी आपको पता है। तो देखो यार यहाँ पर आप कर क्या सकते हो ना, वीडियो चलाते चलाते बीच में पॉज करके थोड़े थोड़ा यहाँ पर नोट डाउन कर लेना यार। आप कुछ दिन के लिए यहाँ पर चीज़ें कर लो, क्योंकि अदरवाइज़ यहाँ पर चैनल वो तो ख़त्म हो चुका है चैनल, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिर आ सकती हैं आने वाले टाइम पर, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ।
अब पता नहीं हमारे साथ ही क्या इशू है, मुझे नहीं पता, बाकी सब लोग यहाँ पर यही कर रहे हैं। बाकी सारे चैनल्स आप लोगों ने देखे होंगे, मतलब इनफैक्ट ये बात मैं आपको बताऊँ कि दीपक यादव एजुकेशन के नाम से एक फ़ेक चैनल भी बना हुआ है, एक नहीं 2 फेक चैनल बने हुए हैं। और वहाँ पर मतलब बहुत लंबे समय से न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं और न्यूज़पेपर्स एज इट इज़ पड़े हुए हैं। यहाँ पर तो मैंने डिलीट कर दिए हैं, ठीक है, हमेशा मैं यहाँ पर 2-3 घंटे में डिलीट कर दे रहा था, लेकिन उस पर न्यूज़पेपर लंबे समय से पड़े हुए हैं, वो एज इट इज़ वहीं पर। ऐसे बहुत सारे चैनल्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर न्यूज़पेपर पड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर इशू यहीं से निकल कर आया है, पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर जैसा भी है आगे हम लोग देखते हैं, चीज़ों को सेट करते हैं। क्लियर हुआ? बाकी वीडियोस तो आपके पास आ ही रही है। मेजर जो हमारा चीज़ है जो पढ़ना है हमें, वो यहाँ पर वीडियो है, वीडियो के अंदर आपको मैं आर्टिकल्स पढ़ा रहा हूँ, तो ये आप लोगों के साथ में ही रहने वाला है, ठीक है। बाकी मेंस का क्वेश्चन वगैरह जैसा हमने स्टार्ट किया था वो रेगुलर जारी रहेगा। आज भी आपको एक मेंस का क्वेश्चन मिलेगा, उसको लिखना है अच्छे से, और फिर उसके बाद कहाँ पर उसका आंसर देना है वो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल अगले आर्टिकल पर। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको 3 आर्टिकल देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे आर्टिकल हैं। ये वाला मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूँ पेज नंबर 1 पर, ठीक है, कि XE वेरिएंट मिला है, इसको लेकर खबर आ रही थी, बट यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार ने, खासकर हेल्थ मिनिस्टर ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अभी ये वेरिएंट नहीं है। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर इंडिया इजराइल को लेकर चर्चा की जा रही है। जो HAL है, मतलब कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भारत की यहाँ पर आपको कंपनी देखने को मिलेगी। तो इन्होंने टाई अप किया है इजराइल की, जो यहाँ पर इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री है, इसके साथ में। तो टाई अप करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग कुछ एयरक्राफ्ट्स को कन्वर्ट करने वाले हैं, उसको यहाँ पे हम लोग एज अ डिफेंस पर्सपेक्टिव यूज़ करने वाले हैं। मुद्दा क्या है, इसको एक एक करके समझते हैं। देखो यहाँ पर एक डेवलपमेंट हुआ है जहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इजराइल की जो कंपनी है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़, दोनों ने मिलकर इंश्योर किया है कि भाई ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर एंटर करे। और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर बात की गई है कि दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम करेंगे, जो सिविल पैसेंजर वाले एयरक्राफ्ट होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाएगा टू मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सिविल पैसेंजर वाले एयरक्राफ्ट को डिफेंस पर्सपेक्टिव से यूज़ करने वाले एयरक्राफ्ट के अंदर बदल दिया जाएगा। उसके बाद बताया गया इस पैक्ट के अंडर में, जो भी पैक्ट साइन किया गया था रिसेंटली, इस पैक्ट के अंदर में बोला गया जो HAL है ये कन्वर्ट करेगा प्री ओन्ड सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट को एक एयर रिफ्यूलिंग वाले एयरक्राफ्ट के अंडर में, ठीक है। जो हमारा एक पैसेंजर वाला एयरक्राफ्ट है उसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर देंगे कि वो एयर रिफ्यूल करने में मदद करेगा, और इसमें हम लोग इजराइल की मदद ले रहे हैं, ये यहाँ पर बताया गया। प्लस उसके बाद बताया कि कौन सा एयरक्राफ्ट, मतलब एग्जैक्टली कौन सा एयरक्राफ्ट है जिसको हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं, तो वो यहाँ पर बताया गया है बोइंग 767 पैसेंजर जेट, आपको ये देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे बोला गया कि जो यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स के पास आज के टाइम पर 6 रशियन IL-78 टैंकर्स आपको देखने को मिलेंगे। और हमने अभी और भी बहुत सारे नए एयरक्राफ्ट्स को परचेज़ किया है रशिया से, बट अभी जो ये डील है वो काफ़ी डिले चल रही है, देरी से चल रही है, क्योंकि आपको पता है रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमारी डील्स वगैरह प्रॉपरली हो नहीं पाई हैं। क्लियर हुआ? तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। तो बस खाली ध्यान में रख सकते हो इंडिया और इजराइल साथ में मिलकर किस लिए काम कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इसके बराबर में ही आपको ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, GS पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो। हुआ क्या है, 971 लोगों की जान गई है सीवर्स टैंकर्स को साफ़ करते करते, ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। लगभग ये जो 971 लोगों की जान गई है, ये मतलब सेप्टिक टैंक्स को साफ़ करते करते जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं जो कि यहाँ पर गटर वगैरह साफ़ करते हैं, उन लोगों की जान गई है 1993 से। तो ये एक साल की डेथ नहीं है, 1993 से लगातार इतनी डेथ हुई है, ये बताया गया है। प्लस उसके बाद यहाँ पे बताया गया, देखो ये सब मैनुअल स्कैवेंजिंग है, ये सब कुछ एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है, मतलब एक इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद जो नीचे आपको ये डेटा देखने को मिलेगा, यहाँ पे बताया गया कौन कौन से राज्यों के अंदर कितनी कितनी डेथ हुई है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली एक ओवरऑल सिनेरियो डेफिनेटली आप याद रख सकते हो। मैनुअल स्कैवेंजिंग हमेशा से ही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है इंडिया की, तो वो क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को GS पेपर 2 और 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि GS पेपर 2 में हेल्थ का टॉपिक भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें मैनुअल स्कैवेंजिंग, तो बेसिकली मैनुअल स्कैवेंजिंग को हम लोग डिफाइन करते हैं एज द रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीमेंट फ्रॉम पब्लिक स्ट्रीट्स। देखो यहाँ पर आपको पब्लिक स्ट्रीट्स और ड्राई लेटरिन्स आपको देखने को मिल जाती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से जो भी गटर वगैरह है वो साफ़ करने के लिए एक इंसान का यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग मैनुअल स्कैवेंजर बोलते हैं, ठीक है। तो वो इंसान उस पूरे गटर को, पब्लिक स्ट्रीट्स में आपने जो बड़े बड़े गड्ढे देखे होंगे, ठीक है, उनको साफ़ करता हुआ नज़र आता है, तो वही मैनुअल स्कैवेंजर है।
अब क्या होता है ना, ये इतनी गंदगी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिकनेस है, बहुत ज़्यादा जहरीली गैसेस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से इन मैनुअल स्कैवेंजर्स की डेथ हो जाती है। इनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स वगैरह भी नहीं देखने को मिलते हैं, ये भी एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर बताई गई हैं रिगार्डिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर यह है कि ये इंडियन कास्ट सिस्टम से रिलेटेड है। यहाँ पर जो लोअर कास्ट है इन्हीं के ऊपर यहाँ पर थोड़ा जोर डाला जाता है कि यही लोग यहाँ पर इस जॉब को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑफिशियली अगर हम लोग देखें कुछ नंबर ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स के बारे में, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको आप लोग डेफिनेटली अपने एस्से में या फिर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक डेटा जो हमारे पास कोई मतलब कि एक फैक्चुअल डेटा है और स्ट्रॉन्ग डेटा है, तो डेफिनेटली आप उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जो नंबर ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, ये यहाँ पर ड्रॉप हो चुके हैं, 42,303 पहुँच चुके हैं 2018 के अंदर। तो 2018 के अंदर लगभग 42-43 हज़ार के आसपास मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं। लेकिन 2008 से जब इसको कंपेयर करते हैं तो ये बहुत बड़ी गिरावट हुई है, क्योंकि 2008 एक ऐसा समय था जब के टाइम पर 7,70,338 मैनुअल स्कैवेंजर्स हुआ करते थे। तो एक बहुत बड़ी गिरावट तो देखने को मिली है। ये बताया गया है एक सर्वे ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर के अंदर में, जो सर्वे कंडक्ट किया गया था नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के थ्रू। क्लियर हुआ? बाकी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, क्या मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए हमारे पास कोई इनिशिएटिव नहीं है क्या? तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव है जिसके रिगार्डिंग हम लोग काम करते हैं, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन अमेंडमेंट बिल 2020। तो ये बिल आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर मेजर फोकस यही है कि हम लोग क्या कर सकें यहाँ पर, मतलब यही मतलब एक सिंपल से शब्दों में मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोक सकें। तो ये यहाँ पर बोला गया। उसके साथ साथ आप देख पाओगे अलग अलग एक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि काम करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये कमीशन एक नॉन स्टैचुटरी बॉडी की तरह काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आता है। और इसका मतलब एक तरीके से मेन काम यही है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोका जाए। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन भी इसलिए लाया गया था कि हम लोग एक नेशनल कैंपेन को लेकर आएँ, जो कि सरकार ने लॉन्च किया था 2014 को। और यहाँ पर हमारा मेजर फोकस था कि हम लोग स्ट्रीट्स, रोड्स और जितनी भी यहाँ पर चीज़ें उसको साफ़ सफाई में रखें, बिल्कुल, ठीक है। ये आप लोग देख पाओगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो कि मैनुअल स्कैवेंजिंग आखिरकार कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। प्लस जो फैक्चुअल डेटा था ना, वो अपने पास ज़रूर लिख कर रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल पर, और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद हम लोग कुछ एडिटोरियल्स को कवर करेंगे जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। एडिटोरियल के अंदर पहला आर्टिकल कवर किया गया है इंडिया नेपाल के रिलेशंस के बारे में। इनफैक्ट इसके बारे में मैंने मॉर्निंग के करंट अफेयर में पढ़ाया था, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। बट मतलब कि बहुत कम लोग वाला वीडियो देख पाते हैं, इसी वजह से यहाँ पे भी मुझे वो कवर करना पड़ेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इशू है, इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। क्योंकि अभी आपको पता होगा जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया की विज़िट पर आए थे, 3 दिन की विज़िट पर। काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ है, उस डिस्कशन के बारे में यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया है। तो वो सारी जी बातें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। प्लस बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करने के बारे में चर्चा की गई है, तो बॉर्डर इशू क्या है इंडिया नेपाल के बीच में वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर डैम सेफ्टी बिल के बारे में चर्चा की गई है। आपको पता होगा कल मैंने एक आर्टिकल कवर किया था जहाँ पे चर्चा ये की जा रही थी कि जो डैम्स हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, खासकर मुल्ला पेरियार डैम डिस्प्यूट के बारे में चर्चा की गई है। और बताया गया मुल्ला पेरियार डैम को देखने के लिए जो इनकी एक सुपरवाइजरी कमेटी है वो यहाँ पर थोड़े टाइम तक चल जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेशनल लेवल की कमेटी आ जाएगी, तो वो यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करेगी। तो मुद्दा क्या, मैं आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बेसिक से समझा दूंगा। उसके बाद अगले एडिटोरियल के अंदर ऑथर ने लिखा है सीबीआई के बारे में, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है। क्योंकि रिसेंटली हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एनवी रमन साहब, इन्होंने यहाँ पर बोला कि जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं आज के टाइम पर इनके अंदर वो बात नहीं है। प्लस इनको ज़रूरत है एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म की, इन सबको एक बड़े से प्लेटफॉर्म के अंडर में लाने की आवश्यकता है। तो डिस्कस करेंगे सीबीआई को लेकर क्या चर्चा की गई है, सीबीआई एक केज्ड पैरट कैसे है, क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, क्या क्या इश्यूज़ देखने को मिलते हैं सीबीआई के अंदर, और उन इश्यूज़ को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी बातें बताई गई हैं। तो इसका डिस्कशन करने वाले हैं। फिर उसके बाद अगला एडिटोरियल आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा। ये बात करता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो कि अभी आपको पता होगा एक अग्रीमेंट हुआ है ECT एग्रीमेंट, उसके बारे में। और इसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशनशिप्स हैं वो और ज़्यादा मजबूत होते हुए हम लोग को देखने वाले हैं। वो सारी बातें यहाँ पर इनके थ्रू बताई गई है। तो पूरे अग्रीमेंट के बारे में चर्चा की गई है, इसको भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये कुछ हमारे पास आज 4 एडिटोरियल्स हैं जो कि काफ़ी डिटेल्ड आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले वाले आर्टिकल से ही। यहाँ पे बात की गई है नेपाल और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में। तो कुछ बेसिक से हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे। हालांकि यहाँ पर मैंने मॉर्निंग में कवर किया था, इसकी कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर हैं, वहीं से मैं कवर करने वाला हूँ। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट है वो इंडिया में यहाँ पर देखने को मिली है।
उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, पहले हम लोग मैप को देखते हैं क्योंकि मैप देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे काफ़ी सारी बातें मैप को लेकर ही की गई हैं। तो यहाँ पर जब आप लोग इंडिया का मैप देखते हो तो आपको नेपाल ऊपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेपाल को जूम करके देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नेपाल का मैप आपको देखने को मिल जाता है। तो नेपाल के अंदर देखो 3 साइड से जो इसकी बाउंड्री है वो इंडिया के साइड में शेयर होती है, और एक साइड से जो बाउंड्री है वो यहाँ पर चाइना की साइड से देखने को मिलेगी। इसके ऊपर मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आगे इसको लेकर भी चर्चा की गई है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब विजिट के अंदर क्या क्या डिस्कशन होता है उसको हम लोग कवर करते हैं, बस खाली स्क्रीन पर देखते हुए चलना, मैं आप लोगों को बताता हुआ चल रहा हूँ। दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर लॉन्च कर दिया है 35 किलोमीटर की एक क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन है। ठीक है, और ये जो रेलवे लाइन है ये जोड़ेगी बिहार को नेपाल से। बिहार का जो जयनगर होगा और नेपाल का कुरुथा होगा, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। प्लस यहाँ पर ये फर्स्ट ऐसा ब्रॉड गॉजवे होने वाला है जो कि एक पैसेंजर रेल लिंक होगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और उसके बाद बताया गया आगे जाकर इस रेल लिंक को बढ़ा दिया जाएगा, नेपाल में और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया जाएगा, बर्दीबास तक ले जाया जाएगा। और बताया गया कि इन पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है इंडिया की साइड से। इंडिया यहाँ पर 548 करोड़ रुपए लगा रहा है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया जो इंडियन साइड का जो सोलू कॉरिडोर है इसको भी हम लोग हैंड ओवर कर रहे हैं, किसको, नेपाल को। जिसमें क्या होगा, वो लोग ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पर डेवलप कर पाएंगे, बिल्ड कर पाएंगे। एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें तो पावर जनरेट कर पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाएंगे। इससे मदद क्या मिलेगी नेपाल को, मदद ये मिलेगी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नेपाल के काफ़ी सारी रिमोट वाले एरियाज़ में, जो नॉर्थ ईस्टर्न वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर पहुँच पाएंगी। ठीक है, तो रिमोट वाले एरियाज़ में जहाँ पर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पर बिजली पहुँचा पाएंगे। इसमें भी भारत की एक बहुत बड़ी मदद मिल रही है नेपाल को। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर लॉन्च कर दिया है इंडिया का रुपे कार्ड इन नेपाल। तो नेपाल में इंडिया का रुपे कार्ड को लॉन्च कर दिया गया। इनफैक्ट 1400 पॉइंट ऑफ सेल मशीन है नेपाल के अंदर जहाँ पर रुपे कार्ड को लॉन्च किया है, मतलब यहाँ पे रुपे कार्ड यूज़ कर सकते हो नेपाल के अंदर। और नेपाल कोई पहला देश नहीं है जिसमें रुपे कार्ड भारत ने लॉन्च किया है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। इससे पहले भी हम लोग 3 देशों के अंदर रुपे कार्ड लॉन्च कर चुके हैं। वो कौन कौन से देश हैं, वो है भूटान, सिंगापुर, यूएई, और अब यहाँ पर चौथा बन चुका है नेपाल। हम लोग जाएंगे, हम लोग जाकर वहाँ पे अपना रुपे कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। आपको पता होगा रुपे, वीज़ा, ये सारे कार्ड्स आते हैं, तो आप अपने कार्ड का आराम से यूज़ कर सकते हो वहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया नेपाल ने एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी साइन कर रखा है, जिसमें यहाँ पर नेपाल ज्वाइन कर रहा है इंडिया का इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। और इसके साथ यहाँ पर 105वां मेंबर कंट्री बनता हुआ नजर आएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में देखने को मिल जाता है। उसके बाद बताया गया दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर 3 और भी पैक्ट्स को साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, जहां पे इनका मेजर फोकस है कि दोनों कंट्रीज़ आपस में टेक्निकल कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे रेलवे सेक्टर में। और साथ ही साथ यहाँ पर 2 एग्रीमेंट्स करे गए हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के बीच में, जहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई होने वाली है 5 साल के लिए। तो ये यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पर एग्रीमेंट्स जो भी डिस्कशन है वो हुआ। फिर उसके बाद एक और मेजर पॉइंट है। मेजर पॉइंट ये है कि इंडिया ने यहाँ पर बोला है कि देखो नेपाल के अंदर पावर जनरेशन होता है, नेपाल आज के टाइम पर बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। तो भारत यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर भारत के पास अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग बहुत सारी पावर को ले सकते हैं। तो मतलब व्यापार ऐसे यहाँ पर कंडीशन में देखने को मिलेगा जिसमें हम लोग नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी को परचेज करेंगे। बिल्कुल ऐसी होने वाला है। देखो इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पहले तो नेपाल के पावर सेक्टर में, और उस पावर सेक्टर को डेवलप करेगा, उसमें हेल्प करेगा। देन उसके बाद यहाँ पर जो भी पावर जनरेशन होगा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, जितना भी नेपाल यूज़ कर लेगा, उसके बाद इनके पास सरप्लस पावर बच जाएगी। वो सरप्लस पावर हम लोग नेपाल से खरीद लेंगे, नेपाल उससे भी पैसा कमा सकता है। तो आप लोग देख पाओगे ये डिस्कशन भी हुआ है इस विजिट के अंदर में। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये सारे पॉइंट्स। उसके बाद यहाँ पर बात की गई है बॉर्डर विजिट के बारे में। अगर हम लोग बॉर्डर इशू के बारे में, दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक बहुत बड़ा इशू देखने को मिलता है, वो है बॉर्डर इशू, जो कि 2019 में बढ़ना चालू हो चुका था, है ना। तो इसको रिजॉल्व करने के बारे में चर्चा की गई है। जो नेपाली प्राइम मिनिस्टर हैं, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने यहाँ पर फोकस किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ में कि हम लोग कुछ स्टेप्स उठाएं और इस बॉर्डर डिस्प्यूट को हम लोग ख़त्म करें, बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाएं। क्योंकि जब हम लोग बॉर्डर डिस्प्यूट को देखते हैं तो एक कंसर्न वाली बात पहुंच चुकी है। आपको पता होगा चाइना के साथ में, पाकिस्तान के साथ में हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट तो रहते हैं, वैसे ही नेपाल के साथ में 2019 में होता है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं। देखो उस समय पर केपी शर्मा ओली यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते नेपाल के। केपी शर्मा ओली के टाइम पर ना इंडिया और नेपाल के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। इनफैक्ट एक लोएस्ट पॉइंट पर पहुँच गए थे, ऊपर नीचे होते रहते थे रिलेशंस। लेकिन यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ चुका था केपी शर्मा ओली के टाइम पर। केपी शर्मा ओली चाइना गए, चाइना ने विजिट किया नेपाल के अंदर, तो ये यहाँ पर कनेक्शन बढ़ रहा था।
इंडिया से कनेक्शन यहाँ पर वीक हो रहा था, लेकिन वहाँ से कनेक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा था केपी शर्मा ओली के टाइम पर। तो रिलेशंस भी काफ़ी हद तक वीक हो चुके थे। उसी टाइम पर यहाँ पर देख पाओगे पीपल टू पीपल जो टाइज होते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होता है, वो भी यहाँ पर कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि इंडिया नेपाल के जो लोगों से रिलेशन है वो भी बहुत मजबूत हैं। तो ऐसा समय था वो कि वो भी यहाँ पर डाउन हो रहा था। तो उसी टाइम पर हम देख पाएंगे ये हमारा एक मैप डिस्प्यूट यानी बॉर्डर डिस्प्यूट निकल कर आता है। होता क्या है, नेपाल एक मैप लॉन्च करता है अपना नेपाली वर्जन, और उस वर्जन के अंदर ये क्या करता है कि इंडिया की टेरिटरी, कुछ टेरिटरी को अपने मैप के अंदर दिखा देता है। इसका मतलब नेपाल कहता है कि वो जो हिस्सा है वो हमारे कंट्री का है। अब वो टेरिटरी कौन कौन सी है तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख पाओगे, ये वाला पूरा मैप हुआ। यहाँ पर इस वाले पोर्शन के बारे में चर्चा की जा रही है। ये इधर ओरिजिनल वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पर जो मैप है ना, ये ओरिजिनल वर्जन है। ओरिजिनल वर्जन में क्या है, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है जहाँ मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ये हिस्सा आपको इंडियन टेरिटरी के अंदर दिख रहा है। लेकिन जो नेपाली वाला वर्जन है, इन्होंने क्या किया, ये वाला जो हिस्सा है ये अपने टेरिटरी के अंदर दिखा दिया। ये जो कालापानी, लिपुलेक और लिम्पियाधुरा, ये पर्टिकुलर 3 रीजन के बारे में चर्चा की जा रही है, इसको अपने मैप में दिखा दिया। और इंडिया ने इस पूरे मैप को रिजेक्ट कर दिया था नेपाल के, भाई ये मैप आपका गलत है, ये जो हिस्सा है ये आपने अपने कंट्री के अंदर दिखा दिया है, जो कि है नहीं, ये इंडिया का हिस्सा है। क्लियर हुआ। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो इस बॉर्डर डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व किया जाए, इसको लेकर अभी मीटिंग के अंदर डिस्कशन हुआ है। सिंपल, आगे बात करते हैं। अब हम लोग कुछ स्टैटिक पोर्शन देखते हैं कि आखिरकार भारत और नेपाल के रिलेशंस कैसे देखने को मिलते हैं, जो कि आप लोग नोट डाउन वगैरह अपने पास कर सकते हो। ठीक है। अब पहले अगर हम लोग बात करें इंडिया नेपाल के रिलेशंस के बारे में, सबसे पहली चीज़ आपको हिस्टोरिकल टाइज देखने को मिलेंगे कि मतलब ऐतिहासिक रिलेशंस कैसे हैं। देखो, लंबे समय से दोनों कंट्रीज़ का एक बहुत बड़ा लिंक आपको देखने को मिलेगा, चाहे जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल या कल्चरल लिंक कह लो। यहाँ पर इंडिया नेपाल दोनों मिलकर अपने सिमिलर रिलेशंस को शेयर करते हैं हिंदुज़म और बुद्धिज़्म के टाइम पर, मतलब हिंदुज़म और बुद्धिज़्म के टर्म्स में। मतलब अगर हम लोग इस पर्सपेक्टिव से देखें कि जो यहाँ पर गौतम बुद्ध है, इनका जन्म ही यहाँ पर लुम्बिनी के अंदर हुआ था, जो कि प्रेजेंट डे में नेपाल के अंदर लोकेटेड है। तो इस टर्म्स में भी, इस कनेक्शन भी आप देख पाओगे, दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन बहुत ज़्यादा मजबूत देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट आज के टाइम पर नेपाल एक ऐसी कंट्री है जिसका रिश्ता भारत के साथ में रोटी बेटी का रिश्ता कहलाता है। रोटी बेटी का रिश्ता का कहने का मतलब यह है, दोनों कंट्रीज़ में आज के टाइम पर बहुत सारी मैरिजेस होती हैं, ठीक है, बहुत सारी शादियाँ होती हैं, फैमिली टाइज़ यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्लस यहाँ पर बॉर्डर के अंदर कोई इतनी रुकावट नहीं है, तो यहाँ पर प्रॉपरली मूवमेंट होता रहता है। हम लोग जाते हैं नेपाल से, काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर आपको रोटी बेटी का रिश्ता कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया जो इंडिया नेपाल की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप थी 1950 वाली, इस ट्रीटी के बाद में यहाँ पर कुछ स्पेशल रिलेशन बढ़ जाते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। फिर उसके बाद कुछ नदियाँ निकलती हैं नेपाल से और आकर इंडिया के जो पेरेनियल रिवर सिस्टम है उसको सपोर्ट करती है, मतलब वहाँ पर पानी आता है नेपाल की मदद से। तो ये भी एक बहुत बड़ा कनेक्शन है कि नेपाल से पानी आ रहा है हमारे यहाँ पर और हम उससे पावर जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये इसकी पर्सपेक्टिव से भी आप देख पाओगे इंडिया नेपाल के रिलेशंस काफ़ी हद तक मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब व्यापार के मामले में बात करें तो इंडिया, देखो, नेपाल का एक लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर तो है, लेकिन यहाँ पर मेजर फोकस ये रहता है कि भारत बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता है नेपाल के अंदर, बहुत सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर देते हैं। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों से पहले बोला था कि मैप को अच्छे से देखना। जब हम लोग कनेक्टिविटी को देखते हैं तो नेपाल के 3 साइड की साइड से आप देख पाओगे इंडिया के बॉर्डर शेयर होता है, और एक साइड से चाइना आपको देखने को मिलेगा, खासकर वो तिब्बत वाला रीजन है, जैसे मैंने अभी आप लोग को इस वाले मैप में दिखाया। क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं। कनेक्टिविटी के मामले में हम लोग आज के टाइम पर काफ़ी काम कर रहे हैं। अभी एक रेल लिंक के बारे में चर्चा की गई है, पता है। उसके साथ साथ एक और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन कर लिया गया था दोनों कंट्रीज़ के बीच में कि भाई एक इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक हम लोग बनाएंगे, काठमांडू से रक्सौल को लिंक करेगा। काठमांडू जो कि नेपाल की कैपिटल है, और उसके बाद रक्सौल जो इंडिया के अंदर है, इसको कनेक्ट करेगा। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर इन दोनों का मेजर फोकस ये भी है कि भाई इनलैंड वाटरवे बनाया जाए, मतलब कि पानी का एक रास्ता बनाया जाए जहाँ से दोनों कंट्रीज़ के बीच में कनेक्टिविटी रहे। पानी का रास्ता होगा तो डेफिनेटली काफ़ी सारा व्यापार बढ़ पाएगा, बहुत सारा सामान ईजिली वहाँ पर पहुँचेगा और वहाँ से आ पाएगा। क्लियर हुआ। तो हम लोग कनेक्ट करेंगे सागर माथा को अपने इंडियन ओशन से, ये भी यहाँ पर इसके ऊपर फोकस दिया गया है। क्लियर हुआ। तो ये कनेक्टिविटी के बारे में चर्चा कर दी गई। अब बात करें डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में, तो जो बायलैटरल कोऑपरेशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, तो वो आप लोग जब देखते हो बायलैटरल कोऑपरेशन, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है डिफेंस पर्सपेक्टिव से। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, नेपाली आर्मी को उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ ही साथ जो इंडियन आर्मी के अंदर आपको अलग अलग यूनिट्स देखने को मिलते हैं, ऐसे ही यहाँ पर एक गोरखा रेजिमेंट देखने को मिलता है। इस गोरखा रेजिमेंट में बहुत सारे लोग जो हैं, आप कह सकते हो कि जो
डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नेपाल है, वहाँ से लाए जाते हैं, तो वहाँ से रिक्रूटमेंट होता है, तो नेपाली लोगों का रिक्रूटमेंट हो जाता है गोरखा रेजिमेंट में। तो आप मतलब इतने ज़्यादा गहरे रिलेशन है कि नेपाल के काफ़ी सारे लोग जो हैं उनका रिक्रूटमेंट गोरखा रेजिमेंट में होता है, इंडियन आर्मी वो सर्व करते हैं। उसके बाद इंडिया 2011 से ही एक अभ्यास यानी एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है नेपाल के साथ में, जिसको हम लोग सूर्य किरण के नाम से भी जानते हैं, तो आप लोग ध्यान रख सकते हो। बाकी दोनों कंट्रीज़ में चैलेंजेस क्या क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है यहाँ पर चाइना। ठीक है, चाइना आज के टाइम पर काफ़ी बढ़ चुका है, चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में काफ़ी बढ़ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। इनफैक्ट काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवा रखा है, काफ़ी सारा पैसा चाइना ने ऑलरेडी लगा दिया है। प्लस चाइना का मेजर फोकस है कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, दुनिया भर को कनेक्ट करने के बारे में यहाँ पर चाइना चर्चा करता है अपने इस इनिशिएटिव के माध्यम से, कि समुद्र के माध्यम से हम लोग कुछ कंट्रीज़ को कनेक्ट करेंगे, लैंड के माध्यम से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसका मेजर फोकस है कि हम लोग नेपाल को भी इसके अंदर में लेकर आएँ। क्लियर हुआ? तो ये तो हो गए चैलेंजेस। तो चैलेंजेस में पहला चैलेंज चाइना, दूसरा चैलेंज बॉर्डर डिस्प्यूट। बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही लिपुले काला पानी वाले रीजन को लेकर। तो ये इस चैलेंज के ऊपर तो अभी काम कर लिया गया है, अब हमारा फोकस ये है कि हम लोग चाइना वाले चैलेंज को भी टैकल कर पाएँ, जिससे कि हम अपने कंट्रीज़ के रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत कर पाएँ। जब चाइना का चैलेंज आता है, देखो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई वो सारी बातें आपको यहाँ पर लिखी हुई देखने को मिल जाएंगी, लेकिन कुछ जो अलग यहाँ पर लिखा गया है वो आपको ये वाला पॉइंट देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि मैंने उस पीपीटी के अंदर नहीं लिख रखा है। वो ये वाला पॉइंट क्या बोलता है कि जो चाइना की जब हम लोग बात करते हैं, तो चाइना ने इंडिया के फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ओवरटेक कर दिया। मतलब कि जो नेपाल के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया नेपाल के अंदर इंडिया ने काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है नेपाल का, नेपाल के अंदर इंडिया का, वो आज के टाइम पर काफ़ी कम रह चुका है चाइना के कंपैरिजन में। 2019 में चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग विजिट करे थे काठमांडू में। उसके बाद यहाँ पर एनुअल डेवलपमेंट असिस्टेंस को भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया, लगभग $120 मिलियन तक यहाँ पर चाइना प्रोवाइड करवा रहा है पैसा। उसके बाद यहाँ पर आज के टाइम पर बात करें तो जो चाइना है, चाइना कुछ एयरपोर्ट एक्सपेंशन के ऊपर काम कर रहा है। देखो नेपाल के अंदर आपको जगह देखने को मिलेगी पोखरा और लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी पोखरा के बीच में काफ़ी डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि पास पास में जगह है, बहुत दूर दूर यहाँ पर आपको ये देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों एरियाज़ पर जो एयरपोर्ट एक्सपेंशन है उसके अंदर भी चाइना का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आज के टाइम पर चाइना कर रहा है, तो हम लोग को फोकस करना है कि भाई हम अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज़ करें नेपाल के अंदर में, ताकि चाइना को हम लोग कॉम्पीट कर पाएँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है, चाइना का इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी यहाँ पर क्लियर मतलब है वो सब क्लियर हो चुकी होगी आप लोगों को। तो ये था हमारे इंडिया नेपाल के रिलेशंस। मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बात की गई है, अगर पढ़ना है तो पूरा बकवास ही पढ़ सकते हो, सारी लाइन भी पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़कर आप उनसे अपने नोट्स बना सकते हो। तो इतना आप लोग यहाँ पर लिख लेना यार, है ना। पीडीएफ के लिए जैसे मैंने आपको बताया यार, मतलब कि आप लोग थोड़े टाइम के लिए ये कर सकते हो कि वीडियो को थोड़ा पॉज करके लिख लेना यार, इतना सपोर्ट आप लोग कर ही सकते हो, क्योंकि अगेन यहाँ पर फिर कुछ जल्दी जल्दी इश्यूज़ आते रहेंगे और फिर उससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर लिख लेना। वीडियोज़ तो आपके पास आ ही रही हैं, मेजर तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम था वो वीडियो का था, वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलो, उसके बाद आता है अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आप कर सकते हो, एक और इंटरनेशनल रिलेशंस का है। अब इसको भी कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टाइज के बारे में चर्चा की गई है। आपको पता होगा रिसेंटली इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है, जिसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। उस अग्रीमेंट का नाम है ECTA अग्रीमेंट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जगह जगह ये मेंशन कर रखा है। ठीक है, और इसी पूरे अग्रीमेंट के बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है कि हाँ, इसके बाद रिलेशंस जो हैं दोनों कंट्रीज़ के, वो आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छे होने लगेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस आर्टिकल को आप लोग रिलेट कर सकते हो GS पेपर 2 से, हम डिस्कस कर ही चुके हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको सिलेबस के अंदर देखने को मिलेंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या, न्यूज़ क्या है, तो भारत ने एक हिस्टोरिकल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है ऑस्ट्रेलिया के साथ में। ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट इसका नाम है, ECTA जिसके नाम से हम लोग जानते हैं। और फरवरी 2022 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर अनाउंस ऑलरेडी कर दिया था यहाँ पर इस एग्रीमेंट के बारे में। और ये जो नेगोशिएशन है ये बहुत पहले से चल रहा है, और अब यहाँ पर फाइनली एग्रीमेंट हो चुका है अप्रैल के मंथ में, जिसके बाद यहाँ पर और ज़्यादा चर्चा में आ चुके हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस। पहली चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है वो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट आखिरकार होता क्या है, क्योंकि ये मेजर चीज़ है। ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए जो ये एग्रीमेंट हुआ है। देखो, ये एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है आपको पता है, जैसे कि दो कंट्रीज़ के बीच में जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, एग्जाम्पल आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ले सकते हो,
दोनों कंट्रीज़ के बीच में व्यापार हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते वक्त बहुत सारा सामान जब आ और जा रहा है तो इसके बीच में कंट्रीज़ टैरिफ, कोटा, एक्स्ट्रा ड्यूटीज़, चार्जेस को लगाती हैं। तो जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया जाता है दो कंट्रीज़ के बीच में, जो ये टैरिफ, कोटा, एक्स्ट्रा ड्यूटीज़, चार्जेस जो होते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं लगाई जाती हैं, जिससे प्रोडक्ट यहाँ पर सस्ता मिलता है, सस्ता बिकता है, सस्ते में ट्रेड होता है और इससे व्यापार को एक बूस्ट मिलता है। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पर बताया गया। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें, फरवरी के मंथ में भारत ने ऑलरेडी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ में। और आज के टाइम पर हम लोग काम कर रहे हैं कि ये जो FTA एग्रीमेंट है ये इजराइल, कनाडा, UK के साथ में भी साइन कर लें। ठीक है, और भी कंट्रीज़ के साथ में हम लोग इस ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेजर फोकस हम लोग अपने व्यापार को बढ़ा पाएँ। और आपको पता होगा अभी रिसेंटली भारत का जो व्यापार है वो $400 बिलियन का पहुंच चुका है, जो कि मतलब एक रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका है। तो अब हमारा फोकस है कि हम लोग दूसरे कंट्रीज के साथ में भी फ्री ट्रेड जब एग्रीमेंट कर लेंगे तो व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, हम लोग एक्सपोर्ट और कर पाएंगे, हमारी इनकम के अंदर जनरेशन देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट हुआ है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ये क्या क्या कवर किया जाएगा? इसके अंदर गुड्स, सर्विसेज और यहाँ पर ट्रेड बैरियर्स, सैनिटरी, फाइटो सैनिटरी मेजर्स, या फिर कोई जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है वो भी किया जाएगा, मतलब कोई डिस्प्यूट, कोई विवाद हुआ है तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा। टेलीकॉम, कस्टम्स, प्रोसीजर, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें कवर की जाने वाली हैं इस एग्रीमेंट के अंदर में दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो दोनों कंट्रीज़ मिलकर इन चीज़ों के ऊपर फोकस करने वाली हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। देन उसके बाद ये जो यहाँ पर ECTA एग्रीमेंट आपको देखने को मिलता है, ये बेसिकली यहाँ पर एक तरीका है जिसकी मदद से दोनों कंट्रीज़ के व्यापार बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। उसके बाद ECTA जो ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है, इसमें अगर हम लोग बात करें इसके पर्सपेक्टिव से इंडिया को एक बहुत बड़ा मार्केट एक्सेस मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, और ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत बड़ा मार्केट का एक्सेस मिलेगा इंडिया के अंदर में। अगर हम लोग बात करें तो इंडिया यहाँ पर एक्सपोर्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया को जेम्स, ज्वेलरीज, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर और फर्नीचर। और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर हम लोग को क्या भेजने वाला है? ऑस्ट्रेलिया हम लोग को कुछ रॉ मटेरियल्स, कोल, मिनरल, ओट्स और वाइन्स वगैरह भी भेजा करेगा। तो इनके बेसिस पर आप देख पाओगे व्यापार बढ़ेगा। प्लस इसमें यहाँ पर एक फ़ायदा ये भी देखने को मिलेगा कि लगभग हमारी सरकार ने बोला है 10 लाख के आसपास जॉब्स जनरेट होंगी, 10 लाख लोगों के आसपास यहाँ पर नौकरियाँ मिलेंगी, क्योंकि हम लोग ऑस्ट्रेलिया से रॉ मटेरियल्स को परचेस करेंगे और फिर जो वो रॉ मटेरियल्स हैं उन रॉ मटेरियल्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, एक फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग को आदमियों की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद बताया गया इसी एग्रीमेंट के अंडर में जो इंडियन ग्रेजुएट्स हैं, जो यहाँ पर भारत के लोग ग्रेजुएट हुए हुए हैं स्टेम से, स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, अगर इसमें कोई ग्रेजुएट है तो उसको यहाँ पर आप कह सकते हो कि मतलब पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में वो जा सकता है, अपने वर्किंग हॉलीडेज़ को यहाँ पर वो परस्यू कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे ये भी एग्रीमेंट किया गया। उसके साथ साथ हम लोग देख पाएंगे इस एग्रीमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है कि भाई ये एग्रीमेंट के माध्यम से जो वही जैसे मैंने आपको बताया जो ड्यूटी, एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ वगैरह लग रही हैं वो ज़ीरो ड्यूटी हो जाएगी। और इससे यहाँ पर डेफिनेटली फ़ायदा क्या होगा, जो भारत का एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा। और आज के टाइम पर अगर हम लोग बात करें इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो दोनों के बीच में व्यापार होता है वो करंट टाइम पर $27 बिलियन का है एक साल का। तो ये जो मतलब कि व्यापार है इस नंबर को हम बढ़ाना चाहते हैं और ऐसे करने से बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तक ऐसा तो था नहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, ये व्यापार बढ़ेगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम पर इसको डबल कर दें, आने वाले 5 साल में ये 27 बिलियन से 45 से 50 बिलियन तक पहुँचा दें। ये हमारा मेजर फोकस होने वाला है, जो कि हम लोग अचीव कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आती है। क्लियर हुआ? बाकी ऑस्ट्रेलिया हम लोग को शीप मीट, वूल, लोअर ड्यूटी एक्सेस पर यहाँ पर देने वाला है। ऑस्ट्रेलियन वाइन्स, आलमंड्स, लेंटिल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला है। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। उसके बाद अगर हम लोग देखें, ये तो रिलेशंस थे, जो भी यहाँ पे करंट इशू था वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि करंटली क्या क्या चर्चा की जा रही है, कैसे कैसे रिलेशंस इंप्रूव होंगे। अब बात करते हैं कि आखिरकार इंडिया ऑस्ट्रेलिया के व्यापार को लेकर रिलेशंस जो है वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं, क्योंकि व्यापार को लेकर रिलेशंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ स्टैटिक पोर्शंस हैं जिसको आप लोग यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर बायलैटरल रिलेशंस को यहाँ पर एंजॉय करते हैं। अगर हम लोग बात करें बहुत लंबे समय पहले से दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा मजबूत आपको देखने को मिलेगी। दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री आपको यहाँ पर कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं। इनका जो ट्रेडिशन है, कॉमनवेल्थ ट्रेडिशंस आपको दोनों कंट्रीज़ का देखने को मिल जाता है। पीपल टू पीपल टाइज आज के टाइम पर काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। उसके बाद बताया गया इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पर स्टार्ट होती है 2020 में।
2020 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया लीडर्स के बीच में वर्चुअल समिट यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत होती है। उसके बाद जाकर यहाँ पर ये समिट स्टार्ट, मतलब ये जो पार्टनरशिप है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, ये यहाँ पे बताया गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशंस आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने, और इसकी मदद से यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो काफ़ी हद तक गहरे हो चुके हैं। फिर उसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर 7वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भारत के लिए, और इंडिया यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए 9वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो बायलैटरल ट्रेड है मैंने आपको बताया 27.5 बिलियन डॉलर्स का था 2021 के अंदर में, और यहाँ पर हमने जो एक्सपोर्ट है अपना वो बढ़ा दिया है, 135% से इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। जो इंडिया का एक्सपोर्ट है बेसिकली वो इंक्रीज़ हुआ है, और यहाँ पर हमारा मेजर फोकस है कि हम लोग इस पूरे 27 बिलियन डॉलर्स को आने वाले 5 सालों के अंदर 45 से 50 बिलियन बना दें, यानी कि अपने व्यापार को डबल कर दें। फिर उसके बाद एट द लास्ट यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों यहाँ पर क्वाड का ग्रुप भी देखने को मिलेंगे। क्वाड बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर आपको 4 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो इसी का पार्ट यहाँ पर आपको ये दोनों देश भी देखने को मिल जाते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये रिलेशंस के बारे में कवर हो चुका है। ये सारे रिलेशंस के बारे में यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोग को मिल चुका है, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पर इनको नोट डाउन कर सकते हो। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, यहाँ बात की गई है अ कैंडिड कन्वर्सेशन अबाउट द केज्ड पैरट। सीबीआई के बारे में डिस्कशन किया गया कि भाई यहाँ पर सीबीआई को लेकर क्या क्या इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ, इससे पहले मैं आप लोग को अपना जो मेंस का क्वेश्चन है वो दे देता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आगे जाकर भूल जाएंगे। कल भी काफ़ी लेट हो गया था वो क्वेश्चन देते देते, ठीक है। तो मेंस का क्वेश्चन पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग ज़रा उसको अटेम्प्ट करना, ठीक है, और कैसे उसका आंसर देना है मैं आपको बताता हूँ। तो 7 अप्रैल का क्वेश्चन ये है, यहाँ पर आपको बताना है एक्सप्लेन द इवैल्यूएशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। जो कॉलेजियम सिस्टम है इसका इवॉल्वमेंट कैसे होता है, ये बेसिकली यहाँ पर जजेस को अपॉइंट और ट्रांसफ़र करने के लिए मदद करता है, ठीक है। अब इसके बारे में, इस कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आपको 250 शब्द लिखने हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। बहुत से लोग बोल रहे थे कि आप एक बार ऐसा बता दो कि हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, मतलब करें कैसे, बॉडी क्या रहने वाली है, ठीक है। तो मैं आप लोग उसके बॉडी के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा है, कॉलेजियम सिस्टम। तो कॉलेजियम सिस्टम में पहले आपको जो इंट्रोडक्शन लिखना होगा, उसके अंदर आपको कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बताना होगा, उसके फंक्शंस बताने होंगे। फिर आपका दूसरा पैरा आएगा, दूसरे पैरे के अंदर आप लोग इसके जजमेंट्स बता सकते हो। जजमेंट्स मतलब आपको याद होगा कॉलेजियम सिस्टम के अंदर मैंने फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस बताया है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम बना, एक बार में बना नहीं था, धीरे धीरे बना था। तो आप लोग यहाँ पर उसको मेंशन करोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट में अपना कंक्लूजन लेकर आओगे। कंक्लूजन के अंदर देखो एक बार में यहाँ पर अपने पॉइंट्स नहीं लिखना है। कंक्लूजन के अंदर में पहले आपको बताना है कि कॉलेजियम सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं, है ना। फिर उसके बाद आपको बताना है कि हम लोगों को क्या क्या बदलाव करने की ज़रूरत है कॉलेजियम सिस्टम के अंदर, क्योंकि 250 शब्द लिखने हैं तो हम लोग इसी प्रॉपर मेथड में चल सकते हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पर देखना है कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, उसके बाद क्या क्या हम लोग रिफॉर्म्स कर सकते हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स की आवश्यकता है कॉलेजियम सिस्टम के अंदर, क्या बदलाव की ज़रूरत है। फिर लास्ट में अपना पॉइंट डाल देना, अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इन सब चीज़ों को देखकर ये है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। मैंने अप्रोच बता दिया कि कैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिखना है। नहीं पढ़ा है कॉलेजियम सिस्टम तो आप लोग पहले पढ़ लेना, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करना, लेकिन करना ज़रूर। और उसके बाद लिखने के बाद ये आंसर आपको सबमिट कहाँ पे करना है वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। टेलीग्राम पर आना और जाकर टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। आपको यहाँ पर एक चैनल मिलेगा जहाँ पर सब्सक्राइबर्स बेस 73,000 के आसपास है, 70,000 से ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं ऐसे करके आपको एक पूरा का पूरा आंसर राइटिंग मतलब छोड़ दूंगा, ऐसे करके दे दूंगा, ठीक है। कि आज का जैसे 6 अप्रैल यानी कल की आंसर राइटिंग है, 6 अप्रैल डेली मेंस आंसर राइटिंग मैंने कल दे दी थी आपकी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को लेकर आपको अपने वर्ड्स लिखने थे। तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे आपको ही थोड़ा सा कमेंट ओपन होता हुआ नज़र आएगा। अब जो ये कमेंट होता हुआ नज़र आएगा ना, इसी के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आप लोग अपने पिक्चर्स वगैरह सब कुछ शेयर कर सकते हो, ठीक है। जो भी चीज़ें वो सब शेयर कर सकते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। तो ये काम कर दिया गया है। कल भी बहुत सारे लोगों ने अपने आंसर सेंड किए हैं, तो आप लोग आंसर सेंड करके एक दूसरे के आंसर वहाँ पे चेक भी कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो ऐसे यहाँ पर इसका आंसर आप लोग दे देना। आगे चलते हैं। नाउ ये जो हमारा वाला एडिटोरियल है इसको डिस्कस करते हैं। बात की गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीबीआई को लेकर क्या क्या यहाँ पर बोला है। इस आर्टिकल को जीएस पेपर 2 से आप लोग रिलेट कर सकते हो। सीबीआई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको सीबीआई के बारे में बताऊंगा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्या क्या इश्यूज़ आज के टाइम पर देखने को मिलते हैं, क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। और
मतलब सीबीआई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट आपका जो मतलब पॉलिटी की किताब है उसके अंदर पूरा का पूरा एक चैप्टर देखने को मिल जाता है। बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन साहब ने यहाँ पर बोला कि जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये बेसिकली आज के टाइम पर मतलब इसके ऊपर इतनी ज़्यादा निगरानी रखी जा रही है, प्रॉपर यहाँ पर आप देख पाओगे बॉडी काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, आज के टाइम पर इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, तो जैसे जैसे अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के ऊपर यहाँ पर आप कह सकते हो इल्ज़ाम भी लग जाते हैं, प्लस वो बॉडी से काम नहीं कर पा रही है, वैसे ही आज के टाइम पर सीबीआई हो रहा है, ऐसा इनका कहना रहा। और इन्होंने बोला कि भाई बिल्कुल एक ज़रूरत है हम लोग को बदलाव करने की, और इन्होंने अपना सुझाव दिया कि हम लोग के पास एक बहुत बड़ी बॉडी, एक अम्ब्रेला बॉडी होनी चाहिए, और उस बॉडी के अंदर में हम लोग इन सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को डाल दें, ताकि वो जो बॉडी है वो अपने हिसाब से कंट्रोल करे, ना कि सरकार अपने हिसाब से कंट्रोल करे। ये यहाँ पर इनके थ्रू स्टेटमेंट निकल कर आता है। अब पहले मैं आपको कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो कि प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। सीबीआई, देखो ये जो बॉडी है इसको सेटअप किया गया था 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू। आज के टाइम पर जो ये सीबीआई है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस के अंडर में आता है। सीबीआई के पास जितनी भी पावर्स आती हैं वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के माध्यम से आती हैं। सीबीआई का जो एस्टेब्लिशमेंट है इसको बनाने के लिए एक रिकमेंडेशन आया था एक कमेटी की साइड से, उस कमेटी का नाम है सनातनम कमेटी। अब इन्होंने यहाँ पर बोला करप्शन को रोकने के लिए हम लोग सीबीआई बॉडी को बना सकते हैं, तो उस समय पर ये बॉडी को बनाया गया। सीबीआई आज के टाइम पर हमारे केंद्र सरकार की एक मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ सीबीआई यहाँ पर असिस्टेंस देता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और लोकपाल को भी, तो आप लोग ध्यान रख सकते हो उसके बारे में। प्लस उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अब यहाँ पर हमारे ऑथर ने मेंशन किया है कि सीबीआई को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और ये जो केज्ड पैरेट वर्ड है ना, इसका एक अपने आप में लिंक है। केज्ड पैरेट मतलब यहाँ पर ये मेंशन करते हैं सीबीआई आज के टाइम पर एक केज्ड पैरेट है, पिंजड़े में यहाँ पर रखा हुआ एक तोता है। तोते से जैसा जैसा बोलो वो तोता वैसा वैसा रिपीट करता है ना। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है, सीबीआई को बोल दिया एक केज्ड पैरेट। मतलब यहाँ पर जो इसका मास्टर बोलेगा वो यहाँ पर सीबीआई बोलेगा। अब मास्टर कौन बोला गया यहाँ पर, तो मास्टर को लिंक किया गया पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से। तो मतलब सीबीआई के अंदर आज के टाइम पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है सीबीआई के फंक्शनिंग के अंदर में, तो सीबीआई इसकी वजह से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे आज के टाइम पर बहुत सारी एजेंसीज़ आ चुकी हैं, मल्टीपल एजेंसीज़ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करती हैं, और इसी की वजह से यहाँ पर एविडेंस वगैरह प्रॉपर यहाँ पर आप कह सकते हो मिल नहीं पाता है। अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी है कि भाई जो पर्सनल है इनका एक शॉर्टेज देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो ये मतलब कि एक तरीके से गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट है सीबीआई के पूरे वर्कफोर्स को लेकर, इसकी वजह से आप देख पाओगे एक एक्विट शॉर्टेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्रॉपर लोगों की कमी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से ये बॉडी इनएफिशिएंट हो जाती है, प्रॉपर काम नहीं कर पाती है। और रिक्रूटमेंट वगैरह ऐसा होता है जो कि यहाँ पर एक तरीके से कुछ ऐसे ऑफिसर्स हो जो कि यहाँ पर सरकार की सुने। मतलब एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वो कह सकते हैं ना, वो अपना दबदबा यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं सीबीआई के अंदर में, तो ये यहाँ पर एक दूसरा इशू समझाया गया। तीसरा यहाँ पर बोला गया लिमिटेड पावर्स। लिमिटेड पावर्स मतलब यहाँ पर जो पावर्स और ज्यूरिसडिक्शन है सीबीआई के मेंबर्स के पास में वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि आपको पता होगा रिसेंटली मैंने इसका डिस्कशन भी किया था। अगर आप लोगों को स्टेट गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पर मतलब कि कोई भी राज्य के अंदर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना है सीबीआई को, तो उसके लिए राज्य सरकार का कंसेंट लेना होता है, उनका एक अप्रूवल लेना होता है। वो हाँ करेगा तो जाके सीबीआई जाके इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा, ना करेगा तो वो नहीं कर सकता। तो आप देख पाओगे बहुत ज़्यादा लिमिटेड पावर्स देखने को मिल जाती हैं सीबीआई के पास में। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, यानी कि देखो हर जगह पर जब भी इन्वेस्टिगेशन करने से पहले अप्रूवल चाहिए, केंद्र सरकार का अप्रूवल चाहिए, और उसके बाद राज्य सरकार के अंदर जाना है तो वहाँ पे राज्य सरकार का अप्रूवल चाहिए। हर जगह पर तो अप्रूवल चाहिए एक इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बॉडी यहाँ पर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं सही से करप्शन को टैकल नहीं कर पाएगी। हम लोग लाए इसलिए थे कि हम लोग करप्शन को मात देंगे, लेकिन आपको हर जगह पर अप्रूवल लेना होगा, कहीं पर इन्वेस्टिगेशन करना होगा, और कहीं पर अपना ही उनका फ़ायदा हुआ तो वो अप्रूवल देंगे नहीं, बॉडी वहाँ पर जाएगी नहीं, इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाएगा, तो हो गया फिर करप्शन का कॉम्बैट। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि करप्शन का कॉम्बैटिंग के अंदर मतलब करप्शन से लड़ने में यहाँ पर काफ़ी सारी इनएफिशिएंसीज देखने को मिल जाती हैं इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं इंप्रूवमेंट के बारे में, क्या क्या इंप्रूवमेंट यहाँ पर किया जा सकता है इसके अंदर में। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमारे खुद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एन.वी. रमन साहब, इन्होंने ये सारी प्रॉब्लम्स बताने के बाद इन्होंने ये बोला कि भाई आज के टाइम पर आवश्यकता यह है कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन होना चाहिए।
एक बहुत बड़ा सा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहाँ पे इसके नीचे हम लोग अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को लेकर आ जाएं। मतलब जैसे सीबीआई हो गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया, ये सारी हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं। इन सारी एजेंसीज को एक छत के अंदर लेकर आ जाएंगे, एक बॉडी के अंदर में लेकर आ जाएंगे। अब जब एक छत के नीचे आ जाएगा ना, तो बेसिकली जो बॉडी होगी वो एक इंडिपेंडेंट होगी, ना वो सरकार के कंट्रोल में होगी, ना किसी राज्य के कंट्रोल में होगी, किसी के कंट्रोल में नहीं होगी। तो वो इंडिपेंडेंट बॉडी अपने हिसाब से मैनेज करेगी चीज़ों को इंडिपेंडेंट होकर। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा होने वाला है यहाँ पर। मतलब अगर ऐसा कर लिया जाए तो बेसिकली इंडिपेंडेंटली यहाँ पर काम किया जाएगा, किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई भी यहाँ पर केस्ड पैरट और वो मतलब ऐसा नाम यहाँ पर इस नाम से नहीं जाना जाएगा। क्लियर हुआ। उसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि भाई यहाँ पर हम लोग ये काम तो कर ही सकते हैं कि बिल्कुल इससे यहाँ पर क्या होगा, इससे आप देख पाओगे एक बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिलेगा। क्योंकि एक तो पहली बात टोटल इंडिपेंडेंट होंगे, किसी का दबदबा नहीं है, किसी का भी यहाँ पर दबाव देखने को मिलेगा नहीं। तो अपने आप में यहाँ पर ये लोग अलग से इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे, इनमें इनको हेल्प मिलेगी काफ़ी ज़्यादा। प्लस यहाँ पर एक सबसे बड़ी मतलब सुधार की ज़रूरत है कि एक रिलेशनशिप मेंटेन हो सेंटर और स्टेट के बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक रिलेशन मेंटेन होने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पे आज के टाइम पर काफ़ी सारे पुलिस वाले होते हैं जिनके ऊपर सारी यहाँ पर मतलब चीज़ें थोप दी जाती हैं कि उनको यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर संभालना है, उनको यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना है। तो यहाँ पर स्टेट पुलिस के पास बर्डन ज़्यादा हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर फोकस करना होगा, स्टेट पुलिस के ऊपर बर्डन ना बढ़े। यहाँ पर काम जो है आधा इन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की तरफ भी बांट देना होगा, लेकिन इंडिपेंडेंटली अपना दबदबा ना दिखाओ और बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से यहाँ पर आप ये काम कर सकते हो। कुछ यहाँ पर चीज़ें बांटी जा सकती हैं इन्वेस्टिगेशन के केसेस में, यहाँ पर ये अच्छे से बॉडीज़ काम कर सकती हैं। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर एक सोल्यूशन है ब्रिंगिंग जेंडर पैरिटी। जेंडर पैरिटी का मतलब है भाई आवश्यकता है कि आप लोग विमेन का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ाओ इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर में, क्योंकि विमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा कम है। मैन विमेन साथ में आएंगे तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट एक सोल्यूशन है ब्रिंग सोशल लेजिटिमेसी। इसका मतलब क्या है, हमें आवश्यकता यह है कि आज के टाइम पर देखो पब्लिक ट्रस्ट ये अगर हम लोग को गेन करना है तो उसके लिए भाई पहले तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से हट जाओ। ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक पब्लिक ट्रस्ट बनेगा, उसके बाद ही बॉडी जो है वो प्रॉपर काम कर पाएगी। क्लियर हुआ। आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है सीबीआई के बारे में। जो ही बताया गया है हर एक पैरा के अंदर सीबीआई बोला गया है। तो इस आर्टिकल से हटकर आपको काम की बातें मिली हैं कि हाँ मैं क्या लिख सकता हूँ कि हाँ सीबीआई में चैलेंजेस और सोल्यूशंस क्या क्या देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आज का लास्ट एडिटोरियल बात करता है सेफ्टी फर्स्ट को लेकर। ये कल भी आर्टिकल पब्लिश हुआ था, आपको पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। तो हुआ क्या था कल कि जो हमारी बॉडी है, मतलब कि देखो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कुछ बेसिक। एक डैम डिस्प्यूट है जिसके बारे में चर्चा की गई है, जिसका नाम है मुल्लापेरियार डैम डिस्प्यूट। इस मुल्लापेरियार डैम डिस्प्यूट जब हम बात करते हैं तो ये डिस्प्यूट दो राज्यों के बीच में है, तमिलनाडु और केरला के बीच में। ठीक है, और ये जो डैम डिस्प्यूट है ये लगभग 126 साल पुराना डैम है, मुल्लापेरियार डैम। क्लियर हुआ। मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। मान लो ये मुल्लापेरियार डैम है, ये डैम बना है आज के टाइम पर केरला के अंदर में, लेकिन इस डैम को ऑपरेट और कंट्रोल कौन करता है, तमिलनाडु करता है। तो मतलब आपका क्वेश्चन ये होगा, क्या केरला इस डैम का पानी यूज़ नहीं कर सकता? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, नहीं कर सकता। तमिलनाडु उसको ऑपरेट करता है। ये अंग्रेज़ यहाँ पर ये सारा काम कर गए थे, डैम बना गए और यहाँ पर ये डैम यहाँ पर लीज यानी रेंट पर दे गए तमिलनाडु को। कितने टाइम के लिए रेंट पर दिया? 99 साल के लिए, सॉरी 999 साल के लिए रेंट पर दे दिया। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आज के टाइम पर करंट इशू क्या निकलता है? करंट इशू ये निकलता है, केरला बोलता है भाई 126 साल पुराना हो चुका है डैम, डैम के अंदर क्रैक्स वगैरह आ गए हैं बहुत ज़्यादा, और सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आने वाले टाइम पर ये डैम टूट जाए, और डैम टूट जाएगा तो इससे केरला डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं वो सब बह जाएंगे, यहाँ पर टाउन पूरा बर्बाद हो जाएगा अगर वो डैम टूट गया तो केरला का कंसर्न ये रहता है भाई पुराना हो चुका है, आप दूसरा बनवा लो। ठीक है, उसके ऊपर फोकस कर लो। तो ये यहाँ पर आप कर सकते हो। देखते हुए केरला ये बोलता है भाई जो आप पानी का स्तर आपने रख रखा है, पानी का स्तर 152 फीट रख रखा है, इसको कम करके 142 कर दो। तो केरला ये बोलता है भाई पानी का स्तर आप कम कर दो अपने डैम में, क्योंकि डैम कमज़ोर है, टूट सकता है। लेकिन तमिलनाडु ये बोलता है हम पानी का स्तर कम नहीं करेंगे डैम में। क्यों? क्योंकि पानी कम कर दिया तो हमारे जो है सारे डिस्ट्रिक्ट्स उनको पानी नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर पानी नहीं मिल पाएगा। तो ये यहाँ पर एक मुल्लापेरियार डैम डिस्प्यूट। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे। तो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर ये मुद्दा चल ही रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे हम लोगों ने पिछले साल दिसंबर 2021 में डैम की सेफ्टी के लिए एक डैम सेफ्टी बिल को लेकर आए थे। ठीक है, कि डैम को सेफ्टी के लिए ये बिल काम करेगा। अभी क्या है, उस बिल को इम्प्लीमेंट होना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये बिल इम्प्लीमेंट होगा तो इसके अंदर एक अलग अलग कमेटी बनेगी।
ठीक है, अलग अलग अथॉरिटीज़ बनेंगी जो कि डैम को अच्छे से देखेंगी। तो इस बिल के अंदर में यहाँ पर बोला गया था एक नेशनल लेवल की बॉडी भी बनेगी। तो जो नेशनल लेवल की बॉडी अभी बनी नहीं है, तो तब तक जब तक वो बनती नहीं है तब तक इस मुल्ला पेरियार डैम का जो भी मुद्दा है वो सब मुल्ला पेरियार डैम वाली यहाँ पर जो सुपरवाइजरी कमेटी है वही देखेगी। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है कि जो सुपरवाइजरी कमेटी है वही यहाँ पर इन चीज़ों को तब तक देखने वाली है। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद बताया गया जो ये डैम सेफ्टी अथॉरिटी है ये बेसिकली यहाँ पर क्या कर सकता है, ये यहाँ पर सेफ्टी एस्पेक्ट्स को देख सकता है। तो बताया गया कि भाई यहाँ पर जब तक ये बॉडी नहीं आ जाती नेशनल लेवल वाली तब तक यहाँ पर ये मुद्दा सुपरवाइजरी कमेटी को ही देखना है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास कल निकल कर आती है। क्लियर हुआ। बाकी मैं आप लोगों को डैम सेफ्टी बिल के बारे में बता देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप वाटर मुल्ला पेरियार डैम के बारे में अगर जानना चाहते हो तो ये आप लोगों को डिस्प्यूट के बारे में जानने को मिल जाएगा। वैसे आपको पता होगा काफ़ी बार डिस्कशन कर चुका हूँ मैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, पेरियार नदी के ऊपर आपको ये डैम देखने को मिलेगा। उसके बाद 999 साल के लिए यहाँ पर इसको रेंट पर दिया गया था, ये मैंने आपके साथ कवर किया। पेरियार नदी के बारे में आप लोग जान सकते हो, जो ये पेरियार नदी है ये एक सबसे लंबी नदी आपको देखने को मिल जाएगी केरला के अंदर में। इसकी जो लेंथ है लगभग 244 किलोमीटर के आसपास की है। इसको हम लोग लाइफ लाइन ऑफ केरला के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं डैम सेफ्टी बिल के बारे में जो कि पिछले साल लेकर आया गया था। देखो इस बिल को क्यों लाया गया पहले मैं आपको वो बताता हूँ, क्योंकि आज के टाइम पर इंडिया के अंदर डैम सेफ्टी को लेकर काफ़ी सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। इंडिया यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट डैम ओनिंग कंट्री है, मतलब कि आप कह सकते हो कि जो मतलब जिन जिन कंट्रीज़ के पास डैम है उसमें भारत यहाँ पर तीसरे नंबर पर आता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा डैम आपको देखने को मिलते हैं। लगभग 5745 रेजर्वायर्स आपको हमारे देश में देखने को मिलेंगे, जिसमें से 293 आज के टाइम पर लगभग 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं। और प्लस 25% जो डैम्स हैं इनकी उम्र लगभग 50 से 100 साल के बीच में है। और 80% जो डैम्स हैं ये लगभग 25 साल से भी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। और यहाँ पर बताया गया इन्हीं कंसर्न्स की वजह से लगभग जो 40 डैम है वो कोलैप्स हो गए थे भारत के अंदर देश की आज़ादी के बाद में। तो देश की आज़ादी के बाद में अभी तक 40 डैम टूटे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारा डिजास्टर क्रिएट हुआ है। इसमें से जो सबसे ज़्यादा बदतर क्राइसिस था, सबसे बदतर यहाँ पर डिजास्टर था, वो गुजरात के अंदर हुआ था 1979 के अंदर में, जहाँ पर हज़ारों लोगों की जान चली गई थी इस डैम टूटने की वजह से। क्लियर हुआ। तो ये यहाँ पर आपको चैलेंजेस देखने को मिल जाते हैं डैम को लेकर कि भाई नंबर ऑफ चैलेंजेस है डैम सेफ्टी को लेकर, और इसी डैम सेफ्टी को देखने के लिए बिल लाया गया था। अब इस बिल के फीचर्स क्या क्या हैं, इस बिल के अंदर बताया गया कि भाई पहले हम लोग नेशनल लेवल पर एक कमेटी बना देंगे जो कि डैम सेफ्टी के ऊपर ध्यान देगी। जो ये नेशनल कमेटी होगी डैम सेफ्टी के ऊपर, इसको बनाया जाएगा। और इस कमेटी को चेयर कौन करेगा, तो सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरपर्सन इसको चेयर करेंगे। प्लस इस कमेटी का फंक्शन क्या रहेगा कि भाई डैम के फेलियर को रोके, डैम को फेल मारने से यहाँ पर रोक सके, डैम की सेफ्टी के ऊपर यहाँ पर ध्यान रख सके, ये इसका मेजर काम रहेगा। फिर उसके बाद इस कमेटी के बाद में दूसरी बॉडी यहाँ पर बनाई जाएगी नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। ये जो यहाँ पर सेफ्टी अथॉरिटी होने वाली है इसके अंदर यहाँ पर एक ऑफिसर होगा, और वो जो ऑफिसर है उसकी रैंक यहाँ पर एडिशनल सेक्रेटरी रैंक की तरह यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे इस ऑफिसर को अपॉइंट करेगी। और इस ऑफिसर का मेन काम रहेगा कि भाई डैम की सेफ्टी को लेकर पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना, या फिर स्टेट्स के बीच में जो भी इशूज़ आ रहे हैं उनको यहाँ पर टैकल करने का काम ये करेगा। ठीक है। अब स्टेट के लेवल पर भी यहाँ पर डैम की सेफ्टी को देखते हुए एक बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम है स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। यहाँ पर बोला गया ये जो स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन होगा ये बेसिकली काम क्या करेगा, ये डैम की मेंटेनेंस के ऊपर काम करेगा, प्लस डैम को मॉनिटर करेगा, उसके ऊपर निगरानी रखेगा, उनको इंस्पेक्ट करने का ये काम करेगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ डैम ओनर्स भी होंगे, डैम ओनर्स की भी काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ होंगी। जिम्मेदारी क्या होंगी कि भाई यहाँ पे कोई डैम है, अब मान लो मानसून का सीज़न आया, ठीक है, मानसून सीज़न आने के बाद या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर कोई अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आया, तो भूकंप आया तो उसके बाद एक बार जाकर डैम चेक कर लो कहीं कुछ हुआ तो नहीं है। प्लस कोई दूसरी कैलेमिटी आ गई तो जाकर एक बार डैम चेक कर लो, ठीक है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं है। ठीक है। तो ये सारा काम भी आप लोग देख पाओगे, ये सारी जिम्मेदारियाँ डैम ओनर की हैं। फिर एट द लास्ट बोला गया भाई यहाँ पर जो व्यक्ति इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा और डेफिनेटली यहाँ पर उसको फिर यहाँ पर आप कह सकते हो कि भुगतान करना पड़ेगा, उसको यहाँ पर पनिशमेंट वगैरह के अंदर चार्ज किया जाएगा। क्लियर हुआ। तो आई होप आप लोग यहाँ पर डैम सेफ्टी बिल के बारे में समझ गए होंगे, मुल्ला पेरियार डैम डिस्प्यूट के बारे में समझ गए होंगे। तो ये हमारे एडिटोरियल्स, आज हमारे एडिटोरियल्स हो चुके हैं समाप्त। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक लास्ट में आर्टिकल है इकॉनमी सेक्शन के ऊपर, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड रुको। यहाँ पर आप देख पाओगे ये तो स्पोर्ट्स सेक्शन हुआ। इकॉनमी पेज पर हमारे पास एक लौता आर्टिकल है ये वाला। यहाँ पे बात की गई है जो एडीबी प्रोजेक्ट है, मतलब एडीबी है, यह है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पर प्रोजेक्ट किया है, एक अंदाज़ा लगाया कि जो इंडिया की यहाँ पर ग्रोथ होने वाली है 2022 और 2023 की, वो यहाँ पर 7.5% की ग्रोथ होगी, ऐसा यहाँ पर इनका एक प्रोजेक्शन है।
और ये जो फोरकास्टिंग है, मतलब ये अंदाज़ा है, ये हमेशा लगाते रहते हैं और ये अंदाज़ा हमेशा बदलता रहता है। मैंने आपको हर बार बोला है कि भाई ऐसे वाले आर्टिकल के ऊपर फोकस मत किया करो। तो कहोगे तो फिर सर आप क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पर एक बॉडी है जिसके बारे में चर्चा करेंगे हम, इसी वजह से मैंने फोकस किया है। बट कुछ यहाँ पे चीज़ें और भी जान लेते हैं फिर जब पढ़ी रहें। तो यहाँ पे बोला गया जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसने फोरकास्ट किया कि भाई 2022-23 में 7.5% की ग्रोथ होगी। हालांकि यहाँ पर इससे पहले भी एस्टिमेशन था कि 8.9% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे, मतलब आप कह सकते हो कि देखो जो भी यहाँ पर एस्टिमेशन होता है ये सब अंदाज़ा है, कैसा होगा वो हम लोग को साल खत्म होने के बाद पता चलेगा। ये अंदाज़ा इस बार कम क्यों कर दिया गया इस बॉडी के थ्रू? वो इसलिए कम कर दिया गया क्योंकि रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है और तेल को लेकर काफ़ी सारे क्राइसिस चल रहे हैं और इंडिया यहाँ पर तेल के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है, तेल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को कनेक्ट करके देख सकते हैं जिससे कि हमारी कंट्री को काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। क्लियर हुआ? तो इसी की वजह से यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है उसको भी कम ही रखा गया है। ना ये सारा काम किसने किया? ये किया है एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो एडीबी क्या है इसके बारे में भी जान लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। एडीबी के बारे में बात करें तो ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक देखने को मिलेगा जिसको बनाया गया था 1966 में। इसके अंदर आपको 68 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, भारत एक फाउंडिंग मेंबर है। यहाँ पर 49 आपको मेंबर देखने को मिलेंगे विद इन एशिया और पैसिफिक में से, मतलब कि एशिया में से देखने को मिलेंगे, एशिया और पैसिफिक में से, और 19 यहाँ पर मेंबर्स बाहर से देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद इसका मेजर काम क्या है? जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एशिया और पैसिफिक रीजन के अंदर उसके ऊपर काम करना। अभी तक यहाँ पर जो 31 दिसंबर 2019 तक का यहाँ पे डेटा बताया गया, तब तक जो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके बड़े बड़े आपको 5 शेयर होल्डर्स देखने को मिलेंगे। जापान और यूएस यहाँ पर एक सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं जिनके पास 15.6% के शेयर्स इस बैंक के देखने को मिलते हैं। फिर उसका दूसरे नंबर पर चाइना आता है, चाइना के पास 6.4% के शेयर्स हैं, इंडिया के पास 6.3 और ऑस्ट्रेलिया के पास 5.8। तो उसके बाद यहाँ पर इसका जो हेडक्वार्टर वो आपको मनीला यानी कि फिलीपींस के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोग यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब फटाफट हम लोग अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसका आंसर जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में बता दूंगा। तो गाडगिल कमेटी रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट न्यूज़ में देखने को मिलती है, आखिरकार किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये कमेटी इन्होंने रिपोर्ट्स को अपने प्रस्तुत किया था। ओके, तो गाइज़ यहाँ पर दिस इज़ इट। इसी के साथ करेंगे लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।